So good morning student, it is video number 8 of chapter metals and non-metal class 10th, and today we discuss the second step of metallurgical processes, that is extraction of metal from the concentrated ore. इससे पहले जो फर्स्ट स्टेप है एनरिचमेंट ऑफ ओर, वो वीडियो नंबर 7 के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नंबर 7 नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो नंबर 7 देखो, फिर वीडियो नंबर 8 पर आना है। तो एनरिचमेंट ऑफ ओर मेथड में हमने क्या किया था, उस मिनरल में से इंप्योरिटीज को बाहर निकाल दिया था और उसको कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट कर दिया था। अब इस कंसंट्रेटेड ओर में से, कंसंट्रेटेड ओर मतलब जिसमें ज्यादा अमाउंट में मेटल प्रेजेंट है, उसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे? तो डिपेंड करता है कि वो ओर किस टाइप की है। वो ओर एक ऐसे मेटल की भी हो सकती है जो लो रिएक्टिव हो, एक ऐसे मेटल की भी हो सकती है जो मीडियम रिएक्टिव हो, एक ऐसे मेटल की भी हो सकती है जो हाई रिएक्टिव हो। तो उसी हिसाब से हमारा जो है मेथड एडॉप्ट होगा। तो पहले मैं बताता हूं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर लो रिएक्टिव के लिए अलग से है, मीडियम रिएक्टिव के लिए अलग से है और हाई रिएक्टिव के लिए अलग से है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ लो रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव को ही, मीडियम रिएक्टिव मेटल को ही उनकी कंसंट्रेटेड ओर से एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे। ये हाई रिएक्टिव नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो मेथड जनरली एडॉप्ट होंगे, दैट इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। देखो, जो लो रिएक्टिव मेटल थे वो कम रिएक्ट करते थे तो डायरेक्टली नेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में पाए जाते थे। तो सिंपल हीटिंग करके हम उनको नॉर्मली मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। बट ये जो हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल की बात हो रही है, तो मैं जैसे लो रिएक्टिव हमारे पास बहुत सारे मेटल थे, कॉपर था, सिल्वर था, गोल्ड था, और हम बात करें तो मरकरी थी हमारे पास। तो ये सब लो रिएक्टिव मेटल है। तो ये सल्फाइड की फॉर्म में भी पा सकते हैं, कार्बोनेट फॉर्म की ओर में भी पा सकते हैं। तो सल्फाइड में अगर मैं मरकरी का एग्जांपल लूं तो मरकरी का फॉर्मूला हो जाएगा HgS। इसको बोलते हैं मर्क्यूरस सल्फाइड। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरस सल्फाइड। और इसका कॉमन नेम होता है सिनेबार। ये ओर है हमारी किसकी? मरकरी की। तो रोस्टिंग मेथड हम किस ओर के लिए लगाते हैं, ये क्वेश्चन याद रखना। रोस्टिंग मेथड हम सल्फाइड ओर के लिए लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ये सिंबल किसका है? हीट का। मैं यहां लिख भी रहा हूं, ये किसका सिंबल है? हीट का। जब हम सल्फाइड ओर को, किसकी सल्फाइड ओर? एक लो रिएक्टिव मेटल की। Hg एक लो रिएक्टिव मेटल होता है, मरकरी। जब हम एक लो रिएक्टिव मेटल की सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड अलग निकल जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं रोस्टिंग। तो देखो, द हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर ऑफ ए लो रिएक्टिव मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन बेसिकली कार्बोनेट ओर के लिए काम में आता है। कार्बोनेट ओर के लिए काम में आता है। जैसे मैं ले लूं CuCO3, कॉपर कार्बोनेट हमने ले लिया। कॉपर एक लो रिएक्टिव मेटल है। तो जब अगर हम इसको हीट ही करेंगे, लेकिन अब की बार देखो हमने कहीं पर ऑक्सीजन नहीं लिया है, इसका मतलब हम ये रिएक्शन अब्सेंस ऑफ एयर में करवाते हैं। किस में करवाते हैं? अब्सेंस ऑफ एयर में। तो क्या होगा, कॉपर अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन मेथड की डेफिनेशन क्या बनी? द हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर in the absence of air or in the absence of oxygen is called calcination. कैल्सिनेशन या रोस्टिंग आपको समझ में आया? कैल्सिनेशन या रोस्टिंग यहां पर भी अप्लाई होगा, यहां पर भी अप्लाई होगा। रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए काम में आती है और कैल्सिनेशन मेथड कार्बोनेट ओर के लिए काम में आता है। अब आप कहोगे ये दो मेथड क्यों लगाए? हम डायरेक्ट मर्क्यूरस सल्फाइड से डायरेक्ट हमने मर्करी क्यों नहीं निकाला? पहले हमने मर्क्यूरस सल्फाइड को मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, कॉपर कार्बोनेट को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर कॉपर का इस ऑक्साइड को, इन दोनों ऑक्साइड को हम हीट करते हैं। तो देखो क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, फिर हम इसको हीट करेंगे, सिंपल नॉर्मली हीट करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी जब हम हीट करेंगे तो मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो देखो हमारा टारगेट क्या था? प्योर मेटल निकालना, और प्योर मेटल हमने निकाल लिया। यहां हमें क्या मिल गया? कॉपर। यहां हमें क्या मिल गया? मरकरी। तो लो रिएक्टिव मेटल दो स्टेप में निकल जाता है। सल्फाइड ओर होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दो, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ऑक्साइड को हीट कर देना,
प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर कार्बोनेट और है तो कैल्सिनेशन मेथड लगाओ, मतलब हीट कर दो बट अब्सेंस ऑफ एयर में, तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, उस ऑक्साइड को फर्दर हीट कर देना तो प्योर मेटल आपके पास निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल की। मीडियम रिएक्टिव मेटल बहुत सारे थे हमारे पास, हम जैसे जिंक का एग्जांपल लेते हैं, तो जिंक अगर सल्फाइड फॉर्म में हुआ, ZnS हुआ, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे और प्रोसेस क्या बन जाएगा, रोस्टिंग, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। अब अगर कैल्सिनेशन हुआ मतलब कार्बोनेट और में हुआ, जैसे ZnCO3 हुआ, तो अब की बार ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, हम सीधा डायरेक्ट हीट करेंगे अब्सेंस ऑफ एयर में, तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ये दोनों रोस्टिंग और कैल्सिनेशन लगा लिया। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन लगाने से सिर्फ क्या होता है, सल्फाइड और या कार्बोनेट और किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्साइड और में। क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि सल्फाइड या कार्बोनेट और से डायरेक्ट मेटल निकालना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है एज कंपेयर टू ऑक्साइड और से मेटल निकालना। तो इसलिए पहले सल्फाइड या कार्बोनेट और को ऑक्साइड और में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ऑक्साइड और से मेटल निकाला जाता है। अब हमें इससे मेटल निकालना है, इस ऑक्साइड और से, बट क्योंकि ये तो मीडियम रिएक्टिव मेटल है तो इसको सिंपल हीट करके हम नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको हीट तो करेंगे अब की बार भी, बट साथ में कार्बन लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, कार्बन। कार्बन का यहाँ पे क्या काम होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। कार्बन का किसका काम होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इससे क्या होगा, जिंक बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। समझ में आया? देखो वहां तो ये लो रिएक्टिव मेटल का केस था तो इसलिए सिर्फ हीट किया था, बट यहाँ एक मीडियम रिएक्टिव है तो हमें हीट तो करना ही है, बट कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज करेंगे। सिमिलरली हम चाहे तो इसको भी कार्बन के साथ यूज कर सकते हैं, बट रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ कार्बन थोड़ी होता है, और भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, सारे के सारे मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो मान लो अगर इसको मैं हीट कर दूं बट एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेकर, एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेकर इसको हीट कर दूं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर किसको लिया हमने, एल्यूमिनियम को, तो फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा प्लस Al2O3 अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग बन जाएगा। तो देखो हमारा टारगेट था प्योर मेटल निकालना और प्योर मेटल हमने निकाल लिया, जिंक। यहां पर भी क्या मिल गया, जिंक। अब सुनो ध्यान से, जब हम कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या नाम बोलते हैं उस रिएक्शन को, स्मेल्टिंग। और जब हम एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो हम उसी रिएक्शन को बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनोथर्मी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेकर एक मीडियम रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड को हीट करते हैं ताकि हमें प्योर मेटल मिले तो स्मेल्टिंग, और जब हम एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेकर एक मीडियम रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड को हीट करते हैं ताकि हमें प्योर मेटल मिले, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी। अब इसमें आपको जो याद रखना है वो सुन लीजिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट। ये हाई रिएक्टिव मेटल का केस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये हाई रिएक्टिव का केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास पेंडिंग है, वो ये कि मान लो आपने आयरन का ऑक्साइड लिया Fe2O3, सिर्फ आयरन का ऑक्साइड लिया, और एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेकर आपने इसको हीट किया, तो क्या होगा, आयरन अलग हो जाएगा प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस इस रिएक्शन में हीट निकलेगी बहुत सारी। क्या निकलेगी, हीट। ये जो रिएक्शन बनी है इस रिएक्शन का स्पेशल नाम होता है, और इस रिएक्शन को स्पेशली हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। और ये थर्माइट रिएक्शन रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग के काम आती है। किसके काम आती है, रेलवे ट्रैक वेल्डिंग के ये काम आती है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूं। लो रिएक्टिव मेटल होता है तो पहले हम उसकी सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे रोस्टिंग की हेल्प से, फिर उसको हीट करेंगे तो प्योर मेटल मिल जाएगा। कैल्सिनेशन हो, कार्बोनेट ओर होगी तो हम कैल्सिनेशन मेथड लगाएंगे, मतलब अब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे तो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, उस ऑक्साइड को फर्दर हीट करेंगे तो प्योर मेटल मिल जाएगा। बट अगर मीडियम रिएक्टिव हुआ तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन तो लगाना ही है। रोस्टिंग किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए, कैल्सिनेशन किसके लिए, कार्बोनेट ओर के लिए, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, अपने अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। फिर उस ऑक्साइड को हम फर्दर हीट करेंगे, बट रिड्यूसिंग एजेंट हमें कोई लेना पड़ेगा साथ में। अगर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो स्मेल्टिंग, और अगर एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो एल्यूमिनोथर्मी। लेकिन अगर हम स्पेशली सिर्फ आयरन का ऑक्साइड ही लेते हैं
और एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं और हीटिंग करवाते हैं, तो इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन बोला जाता है और उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। इसी हीट का फायदा उठाकर हम रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये 5 डेफिनेशन क्या क्या, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, एल्यूमिनोथर्मी एंड थर्माइट, 5 की 5 रिएक्शन, इनकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली आपसे पूछे जाती है। और ये वेल्डिंग रेलवे ट्रैक वेल्डिंग के नाम से ही आती है। कौन सी रिएक्शन होती है जो रेलवे ट्रैक वेल्डिंग में काम आती है, रिएक्शन लिखो। कौन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, एल्यूमिनियम। किस मेटल का ऑक्साइड होता है, आयरन का। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।